ceremonies for a Hindu marriage. Section सेक्शन 7। देखिए इसमें जो है ना दो बातें लिखी गई हैं। पहला तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो कहता है कि अ हिंदू मैरिज may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of their parties there. शादी विवाह करने वाले पार्टियों में से किसी एक पार्टी के संस्कारों प्रथाओं के अनुसार भी विवाह को संपन्न किया जा सकता है। मतलब ये है कि अगर ए और बी की शादी हो रही है और अलग अगर दोनों की जो प्रथाएं हैं या जो दोनों के संस्कार हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो क्या दोनों के संस्कारों के अकॉर्डिंग होगा? किसी एक के संस्कारों के अकॉर्डिंग होगा। पहला बात ये। अब इसमें ये प्रायोरिटी नहीं है कि पुरुष के संस्कारों के अनुसार हो, महिला के संस्कारों के अनुसार ना हो, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। सोलमनाइज्ड जो सेरेमनीज है वो किसी एक के रिचुअल्स के अनुसार संपन्न हो सकते। ठीक। फिर दूसरा सब क्लास इसी का कहता है कि मतलब वेयर सच आर इट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तपदी, जिस भी संस्कार में सप्तपदी नामक संस्कार उल्लिखित है, तो उसमें जैसे ही सातवां पद पूरा होगा वैसे ही वो आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। ठीक। तो ये दो बातें कहते हैं। अब इसके बाद ये कहता है कि द प्रूफ ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज इज इसेंशियल फॉर अ वैलिड मैरिज। यानी कि ये प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने 7 कदम पूरे चले हैं। तो किसी भी मैरिज के वैलिड होने के लिए ये जरूरी है। ठीक है। ये आपका शांता देव वर्सेज कंचन प्रभा के केस में कहा गया था। अब यहाँ पे देखो कई 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स आती है। ये मतलब ये तो आपके डायरेक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 7 की, ये डायरेक्ट की भाषा है। अब इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें आती है और कई तरह की बातें आती है। उसमें जो कई तरह की बातें आती हैं वो ये आती है कि जब कभी भी विवाह के संस्कार संपन्न होते हैं तो उन संपन्नताओं में से अगर मान लो जैसे हमने कहा कि 7 कदम होना जरूरी है, और अगर वो 7 कदम पूरे नहीं हुए और विवाह हो गया और उसको मान्यता दे दी, तब क्या? तो यहाँ पे एक आप लोग पढ़ते हो फैक्टम वायलेट का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वायलेट। शेवियर फैक्टम वायलेट का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है? थ्योरी या डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वायलेट। गरिमा, फैक्टम वायलेट का सिद्धांत क्या कहता है? पढ़ी हो? मुस्कुरा क्यों रही हो? क्यों नहीं याद है? कितने बार बता दिया मैंने? है
नहीं याद तो कम से कम उसके आसपास तो रहना चाहिए ना, भले नहीं याद है, एग्जैक्ट नहीं याद है, थोड़ा सी उसकी भाषा तो पता होनी चाहिए था ना। किसी को ऑनलाइन में पता फैक्टम वैलेट? यस। आज टेस्ट के नाम पे ज्यादातर लोग बीमार हो गए हैं, ठीक है। किसी को लू लग गई है, किसी को बुखार आ गया है, किसी का गला पकड़ लिया है। मौसम नहीं चल रहा है, वो टेस्ट का मौसम आज आ गया है। अभी टेस्ट नहीं होता सब सही सलामत रहते हैं, है ना। एक लोग है, जीवट लोग है, वो बीमार होने के बाद भी आएंगे हो सकता है टेस्ट देने, अभी 1 घंटे बाद। तो फैक्टम वायलेट का सिद्धांत ये है कि जो नहीं होना चाहिए था वो अगर हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था अगर वो हो गया है, तो अब क्या उसको हम शून्य कर देंगे? नहीं, उसको हम मान्यता। तो ये सीधा सा फैक्टम वायलेट का, जैसे मान लो कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं, माइनर, उनकी शादी क्या होगी? शून्य होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो शून्य होगी, क्योंकि मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हिंदू लॉ में पहले तो पूरी तरह से ये क्या थे? संस्कार थे। बाद में जब 1955 आया तो इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल आ गया। तो अब उस अकॉर्डिंग तो मैरिज, जो बच्चे का यानी माइनर का जो शादी है वो वाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन वो वाइड नहीं है, वाइडेबल है। तो वही कहता है कि जो हो चुका है, जो मान्यता प्राप्त कर चुका है, तो उसको अब हमें मान्यता देना है, ना कि उसे शून्य कर देना है। तो फैक्टम वायलेट में जैसे मान लो अगर इसमें सप्तपदी में थोड़ा से कहीं कमी रह जाती, या कोई संस्कार पूरा नहीं होता और शादी को पूर्णता प्रदान कर दिया गया है, तो क्या उस आधार पे फिर उनके संबंधों को विच्छेद किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। तो एक तो ये बात होती है। तो इसमें देखो कई केस हैं। एक भावराव बनाम महाराष्ट्र राज्य का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि विवाह का अनुष्ठान संपन्न नहीं किया जाता है, यानी जब तक विवाह का अनुष्ठान संपन्न नहीं किया जाता है अथवा उचित संस्कारों का उचित रूप से पालन नहीं किया जाता है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका अनुष्ठान किया गया है। अब इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल कुछ अनुष्ठानों का इस आशय से पालन किया जाना कि पक्षकारों का विवाहित होना समझा जाए, विधि द्वारा विहित अथवा प्रथा द्वारा स्वीकृत अनुष्ठानों से विवाह का पालन नहीं समझा जाए। यानी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तीतर एक बटेर, कहीं का कंकड़ कहीं का पत्थर। सुना है ना वो कबीरदास का दोहा है, कबीरदास का, कंकड़ पत्थर कहीं का कंकड़ कहीं का पत्थर जोड़ के भानुमति का फुनबा तैयार कर लिया। तो यहाँ पे अब आप सोचो कि दो संस्कार इनके कर ले, दो संस्कार इनके कर ले, दो संस्कार उनके कर ले, इस तरह से करके आपने विवाह को मान्यता दे दी, तो वो विवाह संपन्न नहीं होगा, यानी वो विवाह का पालन नहीं समझा जाएगा। यदि विवाह के दोनों पक्षकार, दोनों पार्टीज, पक्षकारों के समाज में प्रचलित आचार और अनुष्ठान समान है, यानी यहाँ पे अगर दोनों में समान है, तब विवाह का अनुष्ठान उन संस्कारों के साथ अनुष्ठित किया जा सकेगा, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, एक से। और इन संस्कारों का पालन जो होगा वो सिंपल होगा, नहीं पर्याप्त होगा, किंतु यदि उनके समाज में पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों को या अनुष्ठानों में अगर डिफरेंशिएशन है, अंतर है,
तो वर के समाज में प्रचलित आचारों या अनुष्ठानों के अनुसार, या वधु के आचार या अनुष्ठानों के अनुसार, सोलोमनाइज्ड किया जा सकता। अब यहाँ पे मैंने भी क्या कहा था शुरू में कि अगर दोनों में अंतर है तो पत्नी कहेगी हमारे हिसाब से चलो, पति कहेगा हमारे हिसाब से चलो। तो यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं है किसी को कि अब यहाँ पे पति, क्योंकि हर जगह तो पति की प्रायोरिटी है, हस्बैंड की। तो क्या यहाँ पे भी उसकी प्रायोरिटी उसके अकॉर्डिंग चलेगा? नहीं नहीं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे किसी, या वधु से हो जाए या वर से हो जाए, किसी से भी हो जाए। लेकिन अब ये सोचो कि वधु से और वर से, दोनों से हो जाए, तो वो विवाह का पालन नहीं समझा जाएगा। ठीक समझना। अभी आएंगे केस आएंगे जिसमें एक आदमी बड़ा खुश था, जैसे होता ना कि मान लो अब ये आजकल के दुनिया में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। कोई सिख बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड हिंदू है या बौद्ध है या जो भी है। तो वो कहती है नहीं नहीं नहीं, हम अपने धर्म के हिसाब से करेंगे। वो कहता नहीं नहीं, हम अपने धर्म के हिसाब से करेंगे। तो वे बात नहीं होता, चलो तुम अपने धर्म के हिसाब से कर लो, हम अपने धर्म के हिसाब से कर लेते हैं। दोनों का मान रह जाएगा। तो नहीं, इसमें नहीं। बात सुन, अभी आएगा किसमें अभी। हाँ कर लेते हैं, लेकिन उसमें एक को जब मान्यता हो जाती है तो फिर वो, देखो अगर वो चीज जैसे अब मान लो 5 संस्कार करने हैं। मान लो 5 संस्कार करने हैं, ठीक है। तो 5 में अब ये कहा जाएगा कि 3 हस्बैंड का ले लो संस्कार और 2 जो है वो वाइफ का ले लो, ठीक है। तो ये विवाह संपन्न नहीं होगा। बात समझ रहे नहीं? तो पांचों के पांचों संस्कार हस्बैंड से ले लीजिए या वाइफ से ले लीजिए, तो अब तो विवाह तो आपका हो गया ना। अब उसके बाद चाहे जितने क्रियाक्रम करिए, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार विवाह की मान्यता हो गई, तो उसके बाद 2 करिए, 4 करिए, 6 करिए, 10 करिए, 12 करिए, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन अगर इसमें आपने ऐसे कर लिया तब समस्या है। एक ही का पालन करना है, ठीक है। तीतर बटेर नहीं करना है, आधा तीतर आधा बटेर, तो इसमें हो गया ना, आधा तीतर आधा बटेर। ठीक, समझी कि नहीं समझी? फिर इसके बाद एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट का, सुरजीत कौर का, बनाम गर्जा सिंह। सुरजीत कौर बनाम गर्जा सिंह। इसमें यह था कि दोनों पार्टी यानी पक्षकार एक साथ पति और पत्नी के रूप में बिना आवश्यक अनुष्ठान पूर्ण किए रहते थे, अथवा किसी स्थापित प्रथा के अंतर्गत कोई अनुष्ठान पूर्ण किए बिना रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसी स्थिति में स्वतः पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहना पति और पत्नी की स्थिति नहीं प्रदान करेगा। ये तो यहाँ पे मामला हो गया, ठीक। लेकिन अगर आज इसी को देखो तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया है? इसमें क्या था, दोनों पक्षकार बिना शादी के किसी अनुष्ठान के किए हुए एक साथ एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे, ठीक, जैसे आजकल लिव इन में चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पति और पत्नी का स्टेटस नहीं है, ठीक। कब का ये केस में का, ये केस था आपका 1994 का, 1994 का। अब इसी तरह एक और प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जहां एक व्यक्ति दूसरा विवाह, एक व्यक्ति को दूसरे विवाह के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता, अभियोजित किया जाता है। जैसे मान लो एक्स व्यक्ति है,
इसका पहला विवाह तो हुआ, ये दूसरा विवाह कर लेता है, सेकंड मैरिज। और इस सेकंड मैरिज में इसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। प्रोसिक्यूट समझ रहे हो ना, अभियोजित किया जाता है। तो बेटा तुमने दूसरी शादी क्यों कर ली, पहले पहले के बाद दूसरी कर नहीं सकते। तो उसे ये स्थापित करना होगा कि उस व्यक्ति का प्रथम विवाह मान्य अनुष्ठानों के द्वारा अनुष्ठानित किया गया था। किसको? यहाँ पे दो बातें आती हैं। यानी हस्बैंड यानी एक्स तो अभियोजित हो रहा है ना, अभियोजित किस लिए हो रहा है? सेकंड मैरिज के लिए होगा, है ना। अब ये प्ली क्या ले रहा है, कह रहा साहब मेरी जो पहली शादी हुई थी ना, अनुष्ठान नहीं थी, सोलमनाइज नहीं थी। कोर्ट के सामने कह रहा। और अभियोजन पक्ष कह रहा नहीं साहब, इसकी पहली शादी विधिक पूर्ण तरीके से हुई थी। तो अब अभियोजन ने अगर ये बात साबित कर दिया कि इसकी पहली शादी विधिपूर्ण तरीके से हुई थी, तो दूसरी शादी नल एंड वाइड हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे उसने कहा कि नहीं साहब मेरी पहली शादी हुई ही नहीं थी, तो अगर साबित करने का भार किस पे है? उसी पे है कि मेरी शादी सही तरीके से नहीं हुई थी। अगर वो ये साबित कर देता है तो दूसरा विवाह उसका क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। सी बात है। तो यहाँ पे नहीं किया गया था। यदि पूर्व विवाह में सप्तपदी जैसे पहले वाले विवाह में अनुष्ठानों का पालन करने का कोई साक्ष्य नहीं है, तो वो व्यक्ति बाद में विवाह किए जाने पर द्विविवाह के लिए दोष सिद्ध, ठीक है। यानी पहला विवाह उसका साबित नहीं हो पाया है। बात नहीं समझ में आ रही ना। दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर पहला ही विवाह सप्तपदी के पहले ही हो गया है, साबित ही नहीं हो पाया कि 7 कदम थे नहीं थे, और उसमें एक कदम भी अगर रह गया और उसका प्रूफ है आपके पास, भाई पहले जमाने तो बस बड़ा मुश्किल हुआ करता था, फोटो वोटो उतनी नहीं होती थी। आजकल तो एक एक स्टेप का, एक एक कदम का वर्णन रहता है कि देखिए साहब ये पहला कदम उठा, ये दूसरा उठा, ये तीसरा उठा, ये पहला चक्कर पूरा हुआ, ये दूसरा चक्कर पूरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, है ना। तो उसमें गवाह भी होते हैं जो बैठाए जाते हैं ना, रात भर जो बैठे रहते हैं बेचारे, रात भर होता है ना, बहुत टेंशन होता होगा, रात से बैठे बैठे सुबह हो जाती है ना। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? अगर ऐसे मसले आएंगे आपके सामने तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो यही देखोगे, अगर किसी गरीब को किसी दूसरे मैरिज के लिए प्रोसिक्यूट किया गया है, तो आप सबसे पहले सर्च करोगे पहला का क्या है, पहला सही है कि गलत है। क्योंकि उन्हें पहले में अपोज किया उसने कि साहब मेरा पहला विवाह हुआ ही नहीं, तो मैं दूसरा कैसे कर सकता हूँ। तो दूसरा तो कर ही सकता हूँ ना, अगर पहला नहीं हुआ तो दूसरा तो कर ही सकता हूँ। साबित। डॉक्टर DN मुखर्जी बनाम राज, एक नया केस था। ये सब सवाल देखो प्रॉब्लम वाले हैं। यहाँ पे अब जितने भी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आजकल में, जो भी परसों में, ये सब प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। इनमें उतना ही सिद्धांत है 2 लाइन का शुरू में अनुष्ठान में, फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। अब इसमें देखो कितनी प्रॉब्लम आई, एक ये प्रॉब्लम बनी, एक इसके पहले वाली प्रॉब्लम बनी, अभी और प्रॉब्लम बनेगी, भी कई प्रॉब्लम बनेंगी। अब जैसे मान लो प्रॉब्लम में सवाल दे देता है कि एक महिला और एक पुरुष, दोनों के बीच में विवाह संस्कार संबंधी डिफरेंशिएशन यानी अंतर है।
और उस सिचुएशन में पत्नी के संस्कारों के अनुसार किसी व्यक्ति की शादी संपन्न कर दी जाती है, तो उस संस्कार की वैधता का परीक्षण करिए। उस विवाह के वैधता का परीक्षण कीजिए। परीक्षण करोगी तो आप क्या पाओगी अल्टीमेटली? बस सवाल समझ में आया कि नहीं आया? वैलिड हो जाएगा, वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि दोनों में से किसी के भी संस्कार के अकॉर्डिंग विवाह संपन्न किया जाएगा। फिर अगर उसी में आगे बढ़ा के लिख दे कि आधा विवाह पति के पक्ष के संस्कारों से, आधा विवाह पत्नी के पक्ष के संस्कारों से विवाह को मान्य पूर्णता प्रदान किया गया, तब इसकी वैधता क्या होगी? और फिर उसी कड़ी में इस तरह के विवाह के बाद वो व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है, तब दूसरा विवाह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? समझो गरिमा, समझ नहीं रही हो तुम? नहीं समझ रही हो, दिमाग ज्यादा लगा रही हो। हमको पता है बेटा, तो हम साइकोलॉजी पढ़े हैं, साइकोलॉजी पढ़े किस बच्चे को कहाँ पे कौन सी वो क्या बोले हम? हाँ, ऐसे ऐसे नहीं आयोग, हाँ? ऐसे नहीं आयोग कब्जे में आ जाता है ना? फ्यूचर प्लान कर रही थी क्या? किस चीज का? है? चलिए, अब इसमें समझो डीएन मुखर्जी वाले में क्या मामला था। इसमें मामला ये था कि एक व्यक्ति, डॉक्टर मुखर्जी ने अपना द्वितीय विवाह तीन विभिन्न समय पर, तीन विभिन्न समय पर अनुष्ठानों की सहायता से किया था। उसने पहला विवाह, उसने अपना विवाह प्रथमतः मालाओं के विनियम और काली के मंदिर के सामने 7 फेरे लगाकर पहला। द्वितीय चंद्रमा को साक्षी मानते हुए उसने दूसरा विवाह किया। और तीसरा उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के सामने अनुष्ठान करके किया। ये तीनों प्रकार के अनुष्ठान वर और वधु के समाज में स्वीकार्य नहीं, ना तो वर में स्वीकार थे और ना तो। अब आप न्यायालय हो, आप जज हो, आप क्या निर्णय दोगे इस पे? दूसरे विवाह में आ, ये एक्टिविटीज किया इन्होंने। डॉक्टर मुखर्जी है तो क्या है? ये ये दूसरा दूसरा विवाह, तो इसकी हम्म, हम्म, हाँ, दोनों दोनों में नहीं वैलिड थी, दोनों में नहीं। शैव्या, ये बता कहीं। हाँ, एक में चंद्रमा को साक्षी माना, एक में गुरु। देखो यहाँ पे दो चीज समझना, पहला तो ये समझना है कि ना तो वर के पक्ष में और ना तो वधु के पक्ष में, तो वहां से भी आपका अभियोजन फ्लॉप कर जाएगा। दूसरा, अगर मान लो स्पेशल में भी जाएगा, तो जब ऑलरेडी वो पहला विवाह उनका सही है, पहला विवाह सही थी, दूसरा विवाह था, दूसरा विवाह 3 तरीके से उन्होंने किया।
नहीं समझ आई ना बात। दूसरा विवाह तीन तरह से, नहीं, फूल माला चढ़ाने का भी, और चंद्रमा को साक्षी मानने का भी, और हाँ सेरेमनी किया उन्होंने। हाँ, यानी क्या, दूसरा विवाह इनका सिद्ध नहीं किया जा सकता। हम्म, हाँ वो भी इनवैलिड हो, क्योंकि दोनों के संस्कारों के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। अरे जो भी हम लोग हिंदू, अब यहाँ पे हम कहने नहीं सर स्पेशल मैरिज में हो जाएगी, तो एक अलग बात हो गई ना, हिंदू में तो नहीं है ना। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? लेकिन ना 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 ना, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए उस संस्कार का, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए कि दोनों के उसमें है ही नहीं ना। तो हिंदुओं में क्या सिर्फ एक ही वो है क्या, गोत्र है क्या? हाँ हाँ हाँ, तब क्या हो, अभी मैंने क्या कहा कि दोनों में से किसी एक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब वो कहे कि नहीं साहब, आधा हम जैन के हिसाब से करेंगे, आधा सिख के हिसाब से करेंगे, तब वो नहीं होगी। अब उसमें दोनों में सहमति होगी, चलिए ठीक है सिख के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, वैलिड है। या ये कहते हैं चलो जैन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो हाँ, एक में अगर सिर्फ गुरुद्वारे में करते तो वैलिड हो जाती। हिंदू है, ठीक है, और दोनों में से किसी पक्षकार में के संस्कारों में गुरुद्वारा में शादी करना, ठीक है, दोनों में से किसी उसमें करना अगर है तो, अब ये नहीं कि कहीं दूसरी जगह चले जाओ, ठीक है। जैसे अभी कुछ केसों में जो आर्य समाज में होता है ना शादी आदि, तो किसी की भी ले जाके वहां करा देते हैं, वहां सब ऑल इन वन सबकी हो जाती। उसमें अभी उसमें अभी हाँ, उसमें अभी उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि ये तो सबको प्रमाण पत्र देती चली जा रही है, चाहे जो संस्कार हो ना हो कुछ नहीं तो। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए। अगर मान लो सिर्फ विवाह का पंजीकरण कर दिया गया, पंजीकरण कर दिया प्रमाण पत्र लेके, तो क्या वो विवाह वैलिड हो जाएगा? संस्कार संस्कार शादी वादी नहीं, खाली मैरिज सर्टिफिकेट बन गया, विवाह हो जाएगा? हाँ, कोर्ट मैरिज नहीं, वो मैरिज का रजिस्टर, मैरिज का सर्टिफिकेट लिया आपने, जैसे आर्य समाज में लिया आपने, बनवा लिया, और जाके आपने उसको रजिस्टर्ड करवा दिया। लेकिन आपके जो रूढ़ या जो आपके आचार व्यवहार थे वो साबित नहीं किए गए कि आपका विवाह हुआ भी कि नहीं हुआ है। तो क्या उस आधार पे हम उस विवाह को मान्यता दे देंगे? बस इतनी सी बात थी। तो ये, हाँ, तो ये यहाँ पे बलविंदर कौर बनाम गुरमुख सिंह के केस में 2007 का मामला था। बलविंदर कौर बनाम गुरमुख सिंह 2007। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि धारा 7 में जो बातें हैं, अनुष्ठान है ना, अनुष्ठान रिचुअल्स, सेरेमनीज, तो उसमें ये कहा गया था कि धारा 7 में जो अपेक्षित रूढ़िगत आचार, जो रिट्स हैं, जो और जो संस्कार है के अनुरूप संपन्न किया गया था, साबित किया जाना चाहिए। केवल मात्र विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र वैध विवाह का कोई प्रमाण नहीं है। ये बात इस केस में कही, ठीक है।
ये आपका सेक्शन 7 हो गया है। सेक्शन 8 में क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन ऑफ पूर्व मैरिज। कौन सी मैरिज है? हिंदू मैरिज। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, सेक्शन 9। पहले एक चीज आई है इसमें थोड़ा से, क्या हुआ? बिल्कुल भी नखरे आ रहे हैं क्या? सेक्शन 9। हैंग कर गया ना? वो होगा तो वो चला जाएगा। क्या हुआ? इसमें इसको थोड़ा लिख लो जब तक, फैक्टम वायलेट सिद्धांत, इसको लिखो कहीं पे। नहीं तो फिर आप लोग कहोगे सर हमको नहीं आता, बेइज्जती हमारी होगी, है ना? पहले हिंदी वाले कि इंग्लिश वाले? पहले इंग्लिश वाले। चलिए पहले इंग्लिश वाले को। फैक्टम वायलेट इन हिंदी मीन्स, factum violet in Hindi means whatever was supposed to happen, whatever was supposed to happen has happened, so it is valid. Has happened, so it is valid. This principle state that if an act has been done, even if it was improper according to law or before rule before, but when that act is
but when that act is completed, it will be considered valid. पैरा चेंज कर देना. Factum violate is a legal principle. Factum violate is a legal principle that derives from Roman law. That derives from Roman law. Meaning, if what should not have been done is done, it become lawful. Is done, it become lawful. This means that if an action was not done according to the law or rules, but was eventually carried out, it can still be considered lawful. It can still be considered lawful. देखिए, अभी तक का जो ये बैच चल रहा है 7-8 महीने से करीब, है ना, तो इसमें कुछ लोग बाद में आए, कुछ लोग पहले आए, लेकिन उन तमाम उसमें एक बच्ची की मैंने रेगुलरिटी देखी, वो है एरम जहीर. किसी भी हाल में क्लास को वो मिस नहीं करे, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है. मतलब होता ना कि ऑनलाइन में भी तो और मक्कारियां होती हैं कि कभी गायब हो गए, कभी सो गए, कभी ऑन करके सो गए, लेकिन वो बच्ची रेगुलर हमने टाइम से प्रेजेंट है. शाम में आप लोग भी रेवेन्यू में नहीं थे ना, यूट्यूब पे चली जाना, देख लेना, पड़ा हुआ चलता. तो मेरे कहने का मतलब देखो, अब मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलता हूँ, समय की बात होती है, और ये जो परिणाम मिलते हैं ना, 1% मिलता है. 1%. 50-70 हजार लोग फॉर्म भरते हैं, अब 70 हजार में प्री कितने का होता है, डिपेंड ऑन वैकेंसी, उसका 1% होता है. जो मान लो 10 का 15 के लेता है ना, 1 पे 15, मान लो 200 सीट आई, तो 200 सीट में 3 हजार लोगों का वो सिलेक्शन प्री मेंस क्वालिफाई करवाएगा. अब उसमें से उसको कितने लोगों को लेना, 200 लोगों को. तो यानी ये कह लो कि 1% से भी कम है. नहीं, 3 हजार का 1% के 300 का 200 कितना परसेंट होगा, 3 हजार का 200, 3 दूनी 6, 0.6 समथिंग आएगा, है ना. अब उस 0.6 में आपको आना है, 0.6 में. तो बनी सी बात है कि आपकी हर चीज दुरुस्त होनी चाहिए, कहीं से भी चूक नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर कोई एक पार्ट आपका चूक गया तो आपके लिए कष्ट का कारण बन जाता है. जैसे एक लड़का, वो जो आता था ना बड़े बाल वाला, क्या नाम था उसका, शहबाज राणा, उसका प्री है जैसे वो शुरू किया है, अभी 2-3 दिया है, तो उससे ये साबित, उसका प्री नहीं रुकेगा, साबित हो गया. उन्हें रिजल्ट यही बता देते, उसका प्री नहीं रुकेगा, क्योंकि वो 2-3 दिया, उसमें उसका परफॉर्मेंस पता चल गया. तो उस परफॉर्मेंस के साथ इंप्रूवमेंट की जो लगन होती है वो भी डिसाइड करती है. वो डिसाइड ही होती है, अगर हमारा 120 जा रहा तो सर ये 120 क्यों, 25 क्यों नहीं हुआ, इसको 25 भी किया जा सकता. सर 4-5 सवाल यहाँ पे गलत हुए,
सर ये भी हमारे सही हो सकते। तो आपको सब कुछ यही है, कहते हैं ना दुनिया में ही आपके सुख भी और दुख भी भोगने होंगे। स्वर्ग नर्क तो जब चलेंगे तब देखेंगे ना, पहले यहाँ देख लो। तो आपकी मेहनत के हिसाब से ऊपर वाला आपकी चीजों को निर्धारित करता है, पता है कि नहीं। आपकी क्षमता के हिसाब से ही वो आपको जिम्मेदारियां देता है, ये भी समझना। ये सोचो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो गया है ना। तो आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग वो आपको जिम्मेदारियां देता है। अब वो जिम्मेदारियों के लिए वो पहले से ही आपको मजबूत कर देता है। भाई पुरुषों की तुलना में महिलाएं क्या होती हैं, कमजोर होती हैं, मजबूत होती हैं। हर तरह से, हर तरह से मजबूत होती हैं। लेकिन कुछ जगहों पे उनको कहा जाता नहीं ये कमजोर होती है। जैसे शारीरिक कैपेसिटी जो होती है, वजन उठाना या ये समथिंग करना, इनमें वो कमजोर होती है। ताकत में भी आपसे कमजोर होती है, लेकिन सहनशीलता में और हर चीज में आपसे मजबूत होगी। तो भाई अब जो लगा रहेगा बराबर, तो ऐसा नहीं है, रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। अब आप आ रही हो, 1 महीना हो रहा है आपको ना, करीब करीब आते हुए आपको 1 महीने हो रहा है करीब करीब ना, हो गया है तो 10 तारीख को, आज 14 है। तो हम ये नहीं कहते कि हमने आपको घोल के पिला दिया है। आप अपने अंदर झांक के देखो कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। हमको तो पता क्या आ रहा है, हम तो बैठे बैठे बता दें कि आपको क्या इंप्रूव हुआ क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि हो रहा है नहीं हो रहा है। तो लड़की वो दिन आई थी ना, अंकिता राव, वो दिन बैठी थी ना। हाँ मेरिट थी। तो उनके साथ भी दिक्कतें हैं। नहीं नहीं बाकी आप नहीं, मैंने तो जब लॉकडाउन के टाइम में जब ये अलका वगैरह आती थी ना सब, तो उस टाइम में भी करीब यहाँ पे 30-35 बच्चे बच्चियां रहती। लॉकडाउन की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया पूरा। उस समय सब पढ़ के आए थे आईपीसी वगैरह, कोई दिल्ली से पढ़ के आया तो कोई कहीं से पढ़ के आया, कोई कोचिंग का उसमें बच्चा ऐसा नहीं था जो ना रहा हो। जब उनको मैंने आईपीसी वगैरह पढ़ाई ना, तब उनका दिमाग खुला, कहा सर अभी तक हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा ऐसा ही होता है कंपटीशन में, आप जो सोचते वो नहीं होता, अगर आप जो सोचते वो हो जाए तो फिर बताओ, तो फिर रिजल्ट तो आप अपने से बना सकते हो ना। तो ये कतई नहीं होता, जो आप सोचते हो वो कतई नहीं होता। और जो हम सोचते हैं या जो हम सोचने पे मजबूर करते हैं, वही आपको आगे चल के फायदा करता है। आप वहां पे ध्यान देते नहीं हो। भाई ये फैक्टम वायलेंट हमने क्यों पूछ लिया, या क्यों आपको लिखवा रहे हैं, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अब जरूरी नहीं कि सबसे पूछा जाए, किसी ना किसी से टकराएगा जरूर। और नहीं, जब आप कभी इंटरव्यू दे के आना, 1-2 साल बाद ईमानदारी से बता देना तो सब पूछा गया था, पूछा जाएगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पूछा जाए, लेकिन अब किससे पूछा जाएगा ये तय नहीं है। अगर यही तय हो जाए तो फिर जरूरत ही क्या, है ना। तो आगे लिखो उसमें, क्या कहाँ तक लिखे हो। इस अच्छा कंसिडर लॉ, एग्जाम्पल लिख लो इसका। इन अ मैरिज इफ ऑल द फॉर्मेलिटीज, in a marriage is in a marriage if all the formalities prescribed for marriage prescribed for marriage were not completed, but the marriage was still performed, but the marriage was still performed, it may be considered valid। हो गया।
according to the violate, according to the factum violate principle, according to the factum violate principle, even if it contain, even if it contain some formal errors. दूसरा एग्जांपल भी लिखना हो लिख दो, नहीं तो बाकी दूसरा एग्जांपल लिखना हो लिख दो. If a property was not sold, if a property was not sold in a legal manner, in a legal manner, but ownership of the property, but ownership of the property eventually transferred, this may also be considered legal according to the factum violate doctrine. This may also be considered legal according to the factum violate doctrine. अब इस प्रिंसिपल का यूजुअली अप्लाइज कहाँ पे होता है? तो यूजुअली अप्लाइज व्हेन, दिस प्रिंसिपल यूजुअली अप्लाइज व्हेन, नंबर एक, some work needed to be done, some work needed to be done, there was no legal restriction, दूसरा पॉइंट है, there was no legal restriction to perform the task perfectly, the task perfectly. थर्ड पॉइंट लिखिएगा, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड इवन इफ इट वाज डन इम्प्रॉपरली, वाज डन इम्प्रॉपरली. चलिए अब आ जाइए हिंदी वाले, आ जाइए हिंदी वाले. फैक्टम वायलेट का हिंदी में मतलब होता है, फैक्टम वायलेट का हिंदी में मतलब होता है जो होना चाहिए था वो हो गया, जो होना चाहिए था वो हो गया, तो मान्य है, तो मान्य है. यह सिद्धांत बताता है कि, आप लोग याद करो, अक्षर सा रटो जरा, जो होना चाहिए था वो हो गया तो मान्य है. यह सिद्धांत बताता है कि यदि कोई कार्य किया गया है, कोई कार्य किया गया है, भले ही वो पहले, भले ही वो पहले कानून या नियम के अनुसार अनुचित था, लेकिन जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो उसे वैध माना जाएगा, वैध माना जाएगा. ठीक है, फैक्टम वायलेट, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्ट. अब आगे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर दूं. फैक्टम वायलेट एक कानूनी सिद्धांत है जो रोमन कानून से निकला है, जो रोमन कानून से निकला है,
जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है जो नहीं किया जाना चाहिए था उसे किया गया है, उसे किया गया है, तो ये वैध हो जाता है, तो ये वैध हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई कार्य इसका मतलब है कि यदि कोई कार्य कानून या नियमों के अनुसार सही नहीं किया गया, लेकिन वो कार्य अंततः पूरा हो गया है, तो फिर उसे तो फिर उसे वैध माना जा सकता है, तो फिर उसे वैध माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक शादी में यदि विवाह के लिए एक शादी में यदि विवाह के लिए निर्धारित सभी औपचारिकताओं को निर्धारित सभी औपचारिकताओं को पूरी तरह से नहीं भरा गया, लेकिन शादी फिर भी संपन्न हो गई लेकिन शादी फिर भी संपन्न हो गई, तो इसे फैक्टम वैलेट सिद्धांत के अनुसार तो इसे फैक्टम वैलेट सिद्धांत के अनुसार वैध माना जा सकता है। तो इसे फैक्टम वैलेट सिद्धांत के अनुसार वैध माना जा सकता है, भले इसमें कुछ औपचारिक त्रुटियां हो भले ही इसमें कुछ औपचारिक त्रुटियां हो। दूसरा उदाहरण है, यदि किसी संपत्ति को एक कानूनी तरीके से नहीं बेचा गया था, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व अंततः लेकिन संपत्ति का स्वामित्व अंततः स्थानांतरित हो गया स्थान अंततः स्वामित्व स्थानांतरित हो गया, तो इसे भी फैक्टम वैलेट सिद्धांत के अनुसार वैध माना जा सकता है। स्थानांतरित लिखियो, अंततः स्थानांतरित हो गया है, अंततः फाइनली स्थानांतरित हो गया है, तो इसे भी फैक्टम वैलेट सिद्धांत के अनुसार वैध माना जा सकता है। यह सिद्धांत आमतौर पर अब ये आप चेंज कर देना, ये हेडिंग डालना, यह सिद्धांत आमतौर पर तब लागू होता है जब कोई कार्य आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए था जब कोई कार्य आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए था, कार्य को पूरी तरह से करने के लिए कार्य को पूरी तरह से करने के लिए
कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है कार्य को पूरा कर लिया गया है, कार्य को पूरा कर लिया गया है, भले ही इसे अनुचित तरीके से किया गया हो, भले ही इसे अनुचित तरीके से किया गया हो। ठीक, ये है आपका फैक्टम वायलेंस थ्योरी। ठीक है, अब इसको यहीं तक रखिएगा। कल परसों सेक्शन 8, 9, 10 कोशिश करेंगे। और हाँ हाँ तो ये नहीं, वो ने फैक्टम वायलेट सिद्धांत को इसलिए रखा गया, जैसे कभी कभी कोई गलतियां हो जाती, कोई चीज जानबूझ कर नहीं किया है। ठीक है, अब उसमें से कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें रह गई हैं, तो अब उसमें क्या किया जाए। ठीक, तो जैसे पता है कि माइनर की शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग फिर भी कर देते हैं, तो अब उनको कहा गया कि भैया तुमको दंड मिलेगा, एक डराने के लिए कि दोबारा ऐसा कोई ना करे, लेकिन उसके बाद उसको मान्यता दे दी जाती है। ठीक है, तो वहां पे वो चीज फैक्टम वायलेट में ना ले जाकर वहां पे पनिश कर दिया गया है, क्योंकि उसको भी अगर फैक्टम वायलेट में हम ले जाते तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो तो सारी चीजें वैध हो गई। अब आइए सवाल लिखिए, क्या लिखना पेपर, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि हाँ, चलिए जाओ नीचे रखी होगी। वही तो दोबारा भी ले लेंगे ना, आज आधा कर लो, आधा कर लो। संडे को तो आई है, संडे को क्या हिंदू लाया, हिंदू लाया। नहीं नहीं, टेंशन है ना, शेड्यूल से भटकेंगे नहीं, नहीं तो वो लोग मजा लेंगे कि हम नहीं गए तो टेस्ट नहीं हुआ है। उसका निगेटिव। चले यार, काफी नीचे रखी होगी जहां बैठते हैं ना, नीचे साइड में देखना। हाँ, नहीं नहीं, जहां तक पढ़ी है, सेक्शन 7 तक मान के चले, बस ज्यादा 4-5 सवाल रहेंगे। हाँ, सेक्शन 1 नहीं, अब बाकी सोर्सेज वगैरह जहां से शुरू किए थे, एप्लीकेबिलिटी, मीनिंग्स, डिफिनेशन क्लॉज और उसके सोर्सेज। ठीक है, अभी चेक नहीं हुई। आज होना था, हमने कहा कि आज बैठा के तुम लोग लिखाएंगे, उधर हम चेक कर देंगे। हम लोग क्वेश्चन लिख लो, बाद में कर देंगे। व्हाट, इंग्लिश में लिखो पहले, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। हाँ, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? What was the nature of what was the nature of the revolt of 1857? What was the nature of the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के प्रकृति क्या थी, वर्णन करें। देखिए, इसमें 6 शब्द होते हैं, मेंस में जो जीएस वगैरह का पार्ट होता है, इसमें 6 टर्म यूज होते हैं करीब के। एक होता है डिस्क्राइब करना, एक होता है एक्सप्लेन करना, एक होता है क्रिटिकली एग्जामिन करना, एक होता है एग्जामिन करना, है ना, एक होता है नोट लिखना, है ना,
तो ये सब शब्दों में थोड़ा थोड़ा से अंतर हुआ करता है। फिर एक में होता है गुण दोष सहित वर्णन करें, मेरिट डिमेरिट बताना। तो इनमें थोड़ा थोड़ा से अंतर होता है। तो जब भी कभी आपको सवाल में ये शब्द मिले, जैसे मान लो ने टिप्पणी पूछा है, तो टिप्पणी में एज इट इज जो है वो आपको लिख देना, उसमें आपको इफ बट नहीं करना। लेकिन अगर उसने कहा कि समालोचनात्मक परीक्षण कर रहे हैं, समालोचनात्मक मतलब होता है हाँ, तो दोनों पक्षों को दिखाते हुए अपनी बात को वहां पे रखना, समालोचनात्मक। ठीक है, समान रूप से दोनों की खिंचाई करना। जैसे इस वक्त अमेरिका, भारत और पाकिस्तान दोनों की खिंचाई कर रहा है, तो वो समालोचना कर रहा है। ठीक है, तो ये शब्द कभी भी आ जाए करे तो इन पे एक और होता है एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। तो फिर तुम जानते हो व्याख्या करना। हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया। दो 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 हो गया। अब आगे उसमें आइए, दो दो सवाल देंगे हर टॉपिक से। उसके बाद कौन सा टॉपिक था? हाँ, रेवेन्यू। अच्छा, इसमें देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी। What is the main reason? What is the main reason of failure permanent settlement? What is the next? दूसरा सवाल, What is the main reason failure of permanent settlement? अस्थाई बंदोबस्त की असफलता के क्या प्रमुख कारण थे? वो जमींदारी व्यवस्था को अस्थाई व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट बोलते, उसकी असफलता के क्या कारण थे? ठीक है, हो गया दो सवाल। हाँ, तीनों पे। What are the tribal uprising and causes of the tribal movement? What are the tribal uprising and causes for the tribal movement? जनजाति विद्रोह क्या था? इसके होने के कारणों का वर्णन करें। उन्होंने डिस्क्राइब द कॉजेज फॉर द ट्राइबल मूवमेंट। ठीक है, हो गया। फिर लिखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बिरसा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, और रानी गैडेल्यू विद्रोह। गैडेल्यू, रानी गैडेल्यू विद्रोह, तो है ना, कल नहीं आई थी ना तुम? ऑनलाइन तो थी ना? पढ़ी नहीं थी क्या ऑनलाइन? नहीं पढ़ी?
ठीक है, कल लिखवाए थे। ये हो गया आपका, ठीक है, करिए, आपके पास समय है 1.5 सवा घंटे का। ऑल अटेम्प्ट्स में कोई ऑप्शन नहीं है, तेजी के साथ लिखना है। और पहले सवाल लिखना है आपको 75-80 शब्दों में, पहले जो, और टिप्पणी वाले आपको 50 शब्द में लिखने हैं, ठीक है, और नीचे वाले में 25 शब्द। अब जोड़ लो कितना शब्द हुआ, समय कम पड़ेगा, बताओ तो हमको। 80 शब्द है बड़े सवालों में, तो कितने सवाल हुए बड़े वाले, 4 होंगे, तो 4 हो गया। तो 8 चौक 32, 320 शब्द ये हो गए। और टिप्पणियां 3 है उसमें, तो 5 3 15, 150 शब्द वो हो गए। और 25 चौक 100, 100 शब्द ये हो गए आपके। तो 3 2 5 1 600 शब्द लिखने हैं, यानी कुल मिला के 45 मिनट का गेम है आपके पास। हम आपको दुगना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, सवा घंटे का टाइम दे रहा है। ठीक, तेजी के साथ लिख के आओ। और पेपर किसी और को मत देना, मतलब बताना मत कि क्या लिखाया गया, तो ठीक है, तो थोड़ा से नकल नहीं। चलो आगे पीछे चलो, अगर इधर हो तुम आगे आओ। श्रव्या, तुम्हारा इंग्लिश, तुम इधर आओ। अरे कोई भरोसा नहीं है ना। कॉपी बंद करो आप, ए मिस्टर, कॉपी क्यों खोले हो? ना, सब सामान इधर रखो, दूर रखो। शिकायत आई, चीटिंग तुम लोग बहुत करते हो। जल्दी करो, उसमें नकल मत करो। आप लोग भी करके कॉपी भेज देना, ठीक है, और जो नहीं भेजेगा वो दोबारा टेस्ट नहीं दे पाएगा। ये मत सोचना कि हम आए नहीं थे, हम लिखे नहीं थे, कहानी नहीं चलेगी, ठीक है।